जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार एग्री स्टेशन में। दोस्तों, आज एग्रोनॉमी की सीरीज में हम लोग थर्ड पार्ट पढ़ने वाले हैं। 2 पार्ट हम लोगों ने ऑलरेडी कवर कर लिया है। आज के पार्ट में हम लोग इरिगेशन के बारे में यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, और अगर टाइम बचेगा तो हम लोग ड्राइनेज को भी इसी पार्ट में देख लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले पॉइंट आता है कि इरिगेशन क्या होता है, इरिगेशन किसे कहते हैं। तो सिंचाई फसल के वाष्पोत्सर्जन की आवश्यकता को आंशिक रूप से पूरा करने के लिए पानी का कृत्रिम अनुप्रयोग है। सिंचाई क्या है? कृत्रिम रूप से पानी देना। खेतों में सब मिला के कृत्रिम रूप से पानी देना ही क्या कहलाता है? सिंचाई यानी कि इरिगेशन कहलाता है, जिससे कि फसलों की वाष्पोत्सर्जन जो है, वाष्पोत्सर्जन की आवश्यकता की पूर्ति हो जाए। आगे है सिंचाई के तरीके। सिंचाई के तरीकों की बात करते हैं, टाइप ऑफ इरिगेशन की बात करते हैं। तो टाइप्स ऑफ इरिगेशन में सबसे पहला आएगा सरफेस मेथड, यानी कि सतही सिंचाई इसको बोलते हैं। यही भारत में आमतौर पर अपनाई जाती है। कौन सी मेथड? सरफेस मेथड अपनाई जाती है भारत में। इसके भी कुछ सब टाइप्स हैं। पहला है जैसे फ्लड मेथड, यानी कि बाढ़ सिंचाई इसको बोलते हैं। फ्लड मेथड जो होता है, इसमें डायरेक्ट पानी क्या करते हैं, खेत में फ्लो करा देते हैं। डायरेक्ट पानी को खेत में फ्लो कराते हैं। जैसे नहरी वाले क्षेत्रों में, जहाँ नहर वगैरह ज़्यादा हैं, उन क्षेत्रों में कौन सा मेथड यूज करते हैं? तो फ्लड मेथड यूज करते हैं। ठीक है, इसमें डायरेक्ट खेत में पानी को जो है फ्लो करा देते हैं। यह विधि जो है धान व जूट के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है, क्योंकि इसमें डायरेक्ट पानी को फ्लो कराया जाता है। इसमें कम ज़्यादा का कोई रिस्क नहीं होता है। यह विधि अच्छी जल धारण क्षमता एवं समान सतह वाली मृदाओं में उपयोगी है। जहाँ पर जल धारण क्षमता सॉइल की अच्छी होगी, मृदा की जल धारण क्षमता अच्छी होगी, और जो सॉइल होगा, जो मृदा होगी, वो लेवल होगी, एक लेवल में होगी, यानी कि ऊंचाई ज़्यादा ऊंचा नीचा नहीं होगा, तो उस एरिया में फ्लड मेथड जो है वो अपनाया जा सकता है। लेकिन सभी फसलों में नहीं अपनाया जा सकता। अगला है क्यारी विधि, यानी कि चेक बेसिन मेथड। इसमें जो है, जैसे आपके शर्ट के चेक होते हैं, उस प्रकार से चेक बना लेते हैं। चेक बनाकर उसमें जो है सिंचाई की जाती है। इस प्रकार से चेक बना लेंगे, और इन चेक्स में जो है सिंचाई करते हैं। फिर नाली बना लेंगे बीच में, और पानी को फ्लो कराएंगे नाली के द्वारा। तो एक चेक भरेंगे, फिर दूसरा चेक भरेंगे, फिर तीसरा चेक भरेंगे, और चौथा चेक भर देंगे। इस प्रकार से चेक के द्वारा खेत की सिंचाई कर लेते हैं। ये विधि जो है, ये गेहूँ, मूंगफली, बाजरा आदि में उपयुक्त मानी जाती है। आगे बात करें रिंग बेसिन मेथड। रिंग बेसिन मेथड तीसरा मेथड है। सरफेस मेथड में रिंग बेसिन मेथड ड्रिप संयंत्र के बाद फलदार पेड़ों के लिए सबसे उपयुक्त मेथड है। ठीक है, ड्रिप के बाद अगर ट्री क्रॉप्स की बात करेंगे, हम लोग फ्रूट क्रॉप्स की बात करेंगे, तो वहाँ पर ड्रिप इरिगेशन के बाद जो है वो रिंग बेसिन मेथड ही अपनाई जाती है। यानी कि अगर पूछा जाए कि रिंग बेसिन मेथड किस क्रॉप के लिए उपयोगी है, तो कहेंगे ट्री क्रॉप के लिए, यानी कि जितने भी पेड़ हैं उनके लिए ये उपयोगी है। जहाँ ड्रिप संयंत्र लगाना संभव नहीं हो, उन क्षेत्रों में फलदार वृक्षों के लिए तने के पास थाले बनाकर पानी दिया जाता है। तने के पास जो है क्या बनाते हैं, थाली बना देते हैं। जैसे ये पेड़ है, और इस पेड़ के चारों तरफ क्या बना देते हैं, थाला बना देंगे, यानी कि रिंग बना देंगे, और इसी रिंग में जो है क्या करते हैं, सिंचाई करते हैं। अगला है सीमा पट्टी विधि, यानी कि बॉर्डर स्ट्रिप मेथड। तो बॉर्डर स्ट्रिप मेथड जो है, इस विधि में खेत को विभिन्न पंक्तियों में विभाजित किया जाता है, जिसे मेड़े अलग करती हैं। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, इसमें जो है, इसमें खेत को स्ट्रिप में बांट लेते हैं। ये खेत है, और इस खेत को क्या करेंगे, पतली पतली स्ट्रिप में बांट लेंगे, यानी कि पतली पतली पंक्तियों में बांट लेंगे। इस प्रकार से पतली पतली पंक्तियों में क्या करते हैं, बांट लेंगे, और उसके बाद पानी के द्वारा जो है सिंचाई कर देते हैं। एक एक पंक्ति को क्या करते हैं, सिंचाई कर देते हैं। इसमें जो स्लोप होता है, इम्पॉर्टेंट है, जो स्लोप है ये 0.5 to 1% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, यानी कि 0.5% से लेकर
1% अगर स्लोप है, ढलान है, तो वहाँ पर ये विधि उपयुक्त मानी जाएगी। ये विधि जो है ये मुख्यतः गेहूँ वगैरह में अपनाई जाती है। मध्यम से भारी बनावट वाली मिट्टी फसलों के लिए उपयुक्त है। यह विधि रेतीली भूमि के लिए उपयुक्त नहीं है, ठीक है ना। यह जो है सैंडी सॉइल के लिए, रेतीली भूमि के लिए यह विधि उपयुक्त नहीं मानी जाती है। अगला है फरो मेथड, फरो इरिगेशन मेथड। यह विधि आमतौर पर पंक्तियों में लगाने वाली फसलों एवं सब्जियों की सिंचाई के लिए उपयोग की जाती है। कम ढलान पर रेतीली मिट्टी के लिए फर की लंबाई 30 मीटर से भिन्न हो सकती है और अधिक ढलान पर भारी मिट्टी के लिए 300 मीटर, यानी 30 से लेकर 300 मीटर तक जो है इसकी हो सकती है लंबाई। और यह विधि किसके लिए? तो यह विधि पंक्तियों में लगाने वाली फसलों एवं सब्जियों के लिए उपयुक्त मानी जाती है। ये इसके अलावा जितनी भी जड़ वाली फसलें होती हैं, ठीक है, जड़ वाली फसलें होती हैं, कंद वाली फसलें होती हैं, उनके लिए भी ये विधि अपनाई जाती है। कुंड सिंचाई रेत को छोड़कर उन सभी प्रकार की मृदाओं के लिए उपयुक्त है जिन्हें पानी की इन्फिल्ट्रेशन की रेट कम होती है, यानी कि सैंडी सॉइल के लिए फरो मेथड भी उपयुक्त नहीं मानी जाती है। फरो विधि जड़ और कंद वाली फसलों के लिए उपयुक्त मानी जाती है, ठीक है ना। जड़ और कंद वाली फसलों के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है और 30 से लेकर 300 मीटर इसकी लंबाई होनी चाहिए, ठीक है। जैसे यूज कर सकते हैं इसमें आलू, शकरकंद, इन सब में कौन सा मेथड यूज करते हैं? तो फरो मेथड यूज करते हैं। इसके अलावा जो सब्जियां उगाते हैं उन सब में भी इसका यूज कर सकते हैं। अगला है कोरिगेशन मेथड। कोरिगेशन मेथड छोटी और उथली कुंड को कोरिगेशन के रूप में जाना जाता है जो गेहूं, मूंगफली आदि फसलों के लिए उपयुक्त है। जो कोरिगेशन मेथड है ये फरो मेथड का ही न्यू टेक्निक है, यानी फरो मेथड से का ही ये रूप है। बस इसमें क्या होता है कि छोटी फरो होंगे और उथली होंगे ज़्यादा, उनकी जो फरो की गहराई है, ऊंचाई है, ज़्यादा नहीं होगी, वो उसकी ऊंचाई फरो की वो कम होगी, उसमें यूज करते हैं। फरो की ऊंचाई बहुत ज़्यादा नहीं होगी। अगला है कैब लिगेशन मेथड। यह सतही सिंचाई की एक स्वचालित विधि है। अब आते हैं नंबर सेकंड पे सब इरिगेशन, सब सॉइल इरिगेशन, अधो मृदा सिंचाई या फिर उप सतह सिंचाई। पानी को भूमिगत पाइप लाइनों के माध्यम से खेत में खाई की श्रृंखला में लागू किया जाता है, यानी कि सब मिला के भूमिगत पाइप लाइन इसमें बिछाते हैं। सब सॉइल इरिगेशन में भूमिगत पाइप लाइन बिछाया जाता है, ठीक है। आमतौर पर पश्चिमी देशों में इसका उपयोग किया जाता है। यह विधि केरल में नारियल के बगीचे, याद रखेंगे, केरल में नारियल के बगीचों के लिए। इसके अलावा गुजरात एवं कश्मीर में सैंडी सॉइल यानी कि रेतीली दोमट मिट्टी में सब्जियों के लिए प्रचलित है। सब सॉइल में क्या होता है कि सतह के नीचे जो है, ज़मीन के नीचे से एक पाइप लाइन बिछाते हैं, ठीक है, उसके द्वारा फिर सिंचाई की जाती है। यह विधि याद रखेंगे केरल में नारियल के बगीचों के लिए, गुजरात एवं कश्मीर में सैंडी सॉइल में जो है सब्जी उगाने के लिए यूज करते हैं। अगला है मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो इरिगेशन मेथड है स्प्रिंकलर विधि। पानी को किसी भी सतह, फसल या मिट्टी की सतह पर दबाव के साथ दिया जाता है जो स्प्रे के रूप में यानी फव्वारा के रूप में होती है या कुछ हद तक वर्षा के समान होती है। इस विधि में स्प्रिंकलर हेड या नोजल लगे होते हैं। स्प्रिंकलर हेड या नोजल लगे होते हैं किस विधि में? स्प्रिंकलर विधि में, जो कि मेन लाइन जो आगे एक पंपिंग यूनिट से जुड़ी होती है से ली गई लेटरल लाइनों से जुड़े रायर नालियों के ऊपर लगे होते हैं। पानी के स्प्रे की दर को विनियमित किया जा सकता है और प्राकृतिक वर्षा का रूप दिया जा सकता है। स्प्रिंकलर इरिगेशन का उपयोग चावल और जूट को छोड़कर सभी फसलों के लिए किया जा सकता है, यानी कि इनमें ज़्यादा
पानी चाहिए होता है, तो इसलिए इनको छोड़कर बाकी सभी फसलों में इसका उपयोग किया जा सकता है। यह विधि अधिकांश मृदाओं के लिए उपयुक्त है। केवल भारी क्ले मृदा यानी कि हैवी क्ले सॉयल को छोड़कर बाकी सभी मृदाओं में इसका उपयोग किया जा सकता है। यह विशेष रूप से खड़ी ढलान या अनियमित स्थलाकृति यानी कि अंडुलेटिंग टोपोग्राफी वाले क्षेत्रों के लिए अनुकूल है। स्प्रिंकलर सिंचाई के लाभ की बात करेंगे अगर, यहाँ से इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि अंडुलेटिंग टोपोग्राफी और सैंडी सॉइल के लिए उपयुक्त है। ठीक है, ऊंची नीची अगर ज़मीन है आपकी तो उसके लिए उपयुक्त है। अगर आपको सैंडी सॉइल है जिनमें सभी प्रकार की सिंचाई नहीं कर सकते हैं, सिंचाई विधियों को नहीं अपना सकते हैं, वहाँ पर यह विधि उपयुक्त है। आगे इस विधि से सिंचाई करने पर फसलों में 25 से 50% पानी का सेविंग होता है। ठीक है, 25 से लेकर 50% का पानी सेव होता है। एक नोजल का डिस्चार्ज रेट जो होता है वो 1000 लीटर प्रति घंटा से अधिक होता है। 1000 लीटर प्रति घंटा से अधिक होता है। इस विधि में संयंत्र का छिड़काव दबाव यानी कि जो प्रेशर होता है वो कितना होता है, तो 2.5 से लेकर 4.5 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। 2.5 से 4.5 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर होता है जो प्रेशर होता है। स्प्रे प्रेशर 2.5 से 4.5 होता है, याद रखेंगे। सिंचाई की सतही विधियों से जल उपयोग दक्षता 60% से अधिक होता है। इसमें जो होता है वाटर यूज इफिशियंसी जो होती है वो 60% से अधिक होती है। और जितने भी आपने सरफेस इरिगेशन देखे होंगे सभी सरफेस इरिगेशन में हमेशा 60% से नीचे ही होती है वाटर यूज इफिशियंसी। सिंचाई की सतह विधि की तुलना में पानी की समान मात्रा के साथ सिंचाई क्षेत्र में 40% की वृद्धि होती है। सतह सिंचाई की विधियों की तुलना में श्रम में लगभग 40 से 60% की बचत होती है। इसका उपयोग फसलों को पाला एवं उच्च तापमान से बचाने के लिए किया जा सकता है। अगला मेथड है ड्रिप इरिगेशन मेथड। इस विधि का इजराइल से परिचय हुआ, यानी कि इजराइल में इसका सबसे पहले खोज हुआ था। ड्रिप या ट्रिकल विधि सिंचाई के नवीनतम तरीकों में से एक है जो पानी की कमी एवं लवणता की समस्याओं वाले क्षेत्रों में तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। इस सिंचाई को यांत्रिक उपकरणों के माध्यम से असतत बूंदों में या निरंतर बूंदों के रूप में पानी के सटीक लेकिन धीमी गति से प्रयोग के रूप में परिभाषित किया जाता है, जिसे पानी पहुंचाने वाली लेटरल लाइनों के साथ चयनित बिंदुओं पर स्थित ड्रिपर्स के द्वारा जल सीधे पौधे की जड़ों में दिया जाता है। सीधे पौधों की जड़ों में देते हैं, बूंद के रूप में देते हैं। यह पानी की कमी एवं लवणता वाले क्षेत्रों में उपयोगी ज़्यादा है। इस विधि में पानी का उपयोग आर्थिक रूप से किया जाता है क्योंकि गहरे रिसाव और यानी कि डीप पर्कोलेशन और सतह के वाष्पीकरण के कारण होने वाले पानी के नुकसान से बचाया जा सकता है। जो भी डीप पर्कोलेशन होता है या वाष्पोत्सर्जन होता है, वाष्पीकरण के द्वारा जो पानी लॉस होता है उससे जो है इस विधि के द्वारा सिंचाई करके बचाया जा सकता है। ड्रिप सिंचाई पानी की कमी वाले क्षेत्र में सबसे उपयुक्त है। ठीक है, जहाँ पानी की गुणवत्ता सीमांत हो यानी कि अच्छी क्वालिटी का पानी ना हो वहाँ पर जो है, और इसके अलावा जो भी अंडुलेटिंग सॉइल अगर हैं तो भी इसका उपयोग वहाँ पर किया जा सकता है। ड्रिप सिंचाई के लाभ इसकी बात करेंगे तो यहाँ से मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट निकल कर आते हैं। इसमें जो है पानी की कमी वाले क्षेत्रों में 50 से 70% पानी की बचत के लिए उपयुक्त, यानी कि 50 से लेकर 70% पानी की बचत करता है। स्प्रिंकलर मेथड कितना करता है, 40 से 60% करता है, और ये जो है 50 से 70% करता है। सिंचाई दक्षता सर्वाधिक होती है, यानी कि जो वाटर यूज एफिशिएंसी है ये इसकी 90% होती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। फर्टिगेशन यानी कि उर्वरक या अन्य रासायनिक सुधारकों को व्यक्तिगत या अलग अलग पौधों के लिए कुशलतापूर्वक दिया जा सकता है, यानी कि फर्टिगेशन के रूप में
कोई भी उर्वरक है, रासायनिक केमिकल हैं, वो सभी जो है इस विधि के द्वारा पौधों को दे सकते हैं। प्रति ड्रिपर पानी की डिस्चार्ज दर आमतौर पर 1 से 8 लीटर प्रति घंटा होती है। इसमें दाब अगर बात करेंगे, प्रेशर की बात करेंगे तो 1 से 2 kg पर स्क्वायर सेंटीमीटर होती है। यह विधि बागों के पेड़ों, सब्जियों और फूलों की खेती के लिए सबसे उपयुक्त है एवं व्यापक रूप से इसका उपयोग दिन पर दिन बढ़ रहा है। ड्रिप सिंचाई की टाइफून विधि, यह क्या है? ये ड्रिप इरिगेशन का ही जो है एक अलग जो संशोधित रूप है, जो गन्ने के लिए में जो है प्रयोग करते हैं, जिसका उपयोग गन्ने में प्रयोग करते हैं ओनली, और कहीं नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये आज इतना हम लोग जो है कवर कर लिए इरिगेशन कंप्लीट पूरा आपका चैप्टर। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप सबको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।